कहते हैं? सारी मिट्टी है? सारी मिट्टी नहीं है भूगोल में, ध्यान रखना, है ना। यही तो गलती करते हैं अपने। मिट्टियों के प्रकार तो बाद की बात है, पहले ये तो पता हो मिट्टी किसे कहते हैं। देखो मिट्टी किसे कहेंगे, जैसे ये धरातल है, इस धरातल को भूगोल में बोलते हैं भूपटल। इस भूपटल के ऊपर लगभग 30 सेमी तक जो ऊपर की जो परत है, इसी परत के अंदर पौधों के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पौधे का उगना, पौधे का बड़ा होना, उसके फल या फूल लगना, जो भी फसल है उसका उत्पादन होना, वो सारी की जो सारी क्रिया है वो औसत रूप से कितने सेंटीमीटर की गहराई से उसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? 30 सेमी। औसत रूप से 30 सेमी की गहराई तक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जो मृदा है ना, वो मृदा सिर्फ कितनी है? इतनी ही है भूगोल की दृष्टि से। जो हमें पढ़नी है वो सिर्फ इतनी ही चीज पढ़नी है, इसके नीचे 1 फीट के नीचे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पौधे का जो विकास होता है, वो पौधे का विकास कितने सेंटीमीटर की गहराई से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करता है? वो 30 सेमी की गहराई से प्राप्त करता है। अपने देखते हैं कई बार जैसे जमीन को अपने लेवल करते हैं, तो कहीं जमीन पहले ऊंची थी, कहीं बाद में जमीन नीची हो गई। तो बाद में जब जिस स्थान पर क्या है मिट्टी में परिवर्तन होता है, जैसे मान लो कि पहले ये भाग ऐसा था, अब इसको क्या कर दिया, अब इस भाग को हमने ऐसा किया, तो इससे क्या हुआ कि इस भाग की मिट्टी कहां चली गई? यहां चली गई। तो ये ऊपर वाली जो परत है ये यहां से हट गई, यहां पर नई मिट्टी है। तो आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर फसल होती है वो कमजोर होती है। क्यों होती है वो कमजोर? उस कमजोर होने का कारण क्या है? कमजोर होने का कारण यही है कि जो वास्तविक रूप से जो मृदा थी ना, उस मृदा की परत यहां से हट गई। अब धीरे धीरे यहां पर नई मृदा का निर्माण होगा, बाद में यहां पर जो फसल का उत्पादन है वो सही हो पाएगा। तो सबसे पहले तो अपने नोट करते हैं, मृदा जो शब्द है वो कौन से शब्द से बना है, कौन सी भाषा से बना है? तो लिखेंगे मृदा शब्द, मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका अर्थ है फर्श। जिसका अर्थ क्या है? फर्श। फिर मृदा की अगर हमें परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? परिभाषा के रूप में एक बात हम नोट कर लेते हैं कि वास्तव में मृदा कैसी होती है, कुछ बातों का हमें पता होना चाहिए। पहली बात, मृदा संगठित होती है या असंगठित होती है? मृदा असंगठित होती है। मृदा का प्रत्येक कण अलग अलग होता है ना। अगर संगठित होती तो हो सकता है पत्थर हो, पत्थर के अंदर पौधा उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। यानी कि मृदा क्या होती है? असंगठित होती है। तो हम एक परिभाषा के रूप में लिख देते हैं कि भूपटल पर पाए जाने वाले, भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित कणों का आवरण जिसका निर्माण भौतिक, जैविक, रासायनिक तथा मानवीय क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, संपन्न होता है।
इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या कहलाती है, ये मृदा कहलाती है। जैसे भौतिक क्या है समझने के लिए हम पढ़ें तो भौतिक जैसे तापमान है, वर्षा है, ये जो तत्व है ये भौतिक तत्व है। तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान जो भूमि की परत है इसको गर्म करेगा, गर्म होने से क्या होगा, गर्म होने से भूमि गर्म हो जाएगी। हो सकता है कि गर्मी के कारण वहां पे बरसात हो जाए, बरसात हो जाएगी तो गर्म भूमि अचानक से क्या होगी, ठंडी होगी। अचानक से अगर ठंडी होगी तो जो भूमि का जो ऊपरी भाग है वो छोटे छोटे या उसके अंदर दरारें पड़ने लग जाएगी या वो छोटे छोटे भागों के अंदर टूटना शुरू हो जाएगी, है ना। फिर हम बात करें कि जैविक क्रिया, जैसे हमने लिखा है जैविक, जैविक क्या है तो पृथ्वी के अंदर भूमि के ऊपर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो इस मृदा को तोड़ने का काम करते हैं। भी मान लो कि इसके अंदर आंधी चली, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो इस भूमि पर गिर गई, इस भूमि के अंदर छोटे छोटे जीव है, वो छोटे छोटे जीव उन पत्तियों को खा करके खाद बना देंगे। और खाद किस में काम आएगी, खाद मिट्टी में काम आएगी। रासायनिक तत्व, रासायनिक क्रिया क्या होती है, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि जैसे भूमि के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं और जब बरसात होती है तो बरसात की जो बूंदें इन तत्वों पर गिरती है तो उसके साथ कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की छोटी बड़ी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। और उस रासायनिक अभिक्रियाओं से भी किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। और मानवीय क्रिया, मानव फसल पैदा करने के लिए, भूमि को समतल करने के लिए उसमें तरह तरह के कार्य है या कोई क्रियाकलाप है वो करता रहता है, खाद डालता है उसमें, कभी उसको जोतता है, तो भी उससे भी किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा असंगठित कणों का आवरण है जिसके निर्माण के अंदर भौतिक, जैविक, रासायनिक, मानवीय क्रिया, पर्यावरणीय क्रिया सारी उसके अंदर क्या होती है, शामिल होती है। अगली बात हम करें कि सामान्यतः जो मृदा की गहराई है वो कितनी मानी जाती है, तो लिखेंगे सामान्यतः मृदा की गहराई, सामान्यतः मृदा की गहराई 30 से 40 सेमी मानी जाती है। सामान्यतः मृदा की जो गहराई है या औसत गहराई की हम बात करें तो वो 30 से 40 सेमी तक मानी जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी मृदा की जो गहराई है वो 30 से 40 सेमी होगी, कुछ की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। पर्वतीय मृदा है तो पर्वतीय मृदा की गहराई वो कम होती है, जलोढ़ मृदा है तो जलोढ़ मृदा की गहराई है वो 2000 मीटर तक भी हो सकती है। लेकिन हम तो सामान्य बात कर रहे हैं कि सामान्य तो जो मृदा होती है उसकी जो गहराई है वो कितनी होती है, 30 से 40 सेमी। औसत रूप से तो 30 ही लिखेंगे अपने, तो 30 सेमी है। सभी मृदाओं की जो गहराई है वो एक जैसी नहीं होती है, ये भी हमें ध्यान में रखनी है बात। फिर हमें इसमें कुछ और बातें पढ़ें, जैसे एक शब्द आता है कई बार पेडोजिनेसिस, पेडोजिनेसिस, पेडोजिनेसिस क्या है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेडोजिनेसिस कहलाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मृदा जनन। तो लिखेंगे मृदा निर्माण की, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेडोजिनेसिस कहलाती है। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ की अपने बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है मृदा जनन, मृदा जनन। मृदा जनन का मतलब भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया ही हो गया, भी मृदा का निर्माण हो रहा है, मृदा जनन। अभी लिखा देते हैं, सारी बातें लिखाते हैं आपको। एक बात आप नोट लगा के लिखिए, मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण मुख्यतः अपक्षय पर,
अपक्षय पर निर्भर करता है। मृदा का निर्माण किस पर निर्भर करता है? अपक्षय पर निर्भर करता है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि अपक्षय क्या है। अपक्षय किसे कहते हैं? मिट्टी का छोटे छोटे कणों में टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और जब वो मिट्टी के कण वहां से हटते हैं, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, बर्फ के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है? वो अपर्दन कहलाता है। और जिस स्थान से मृदा के कण उड़कर दूसरे स्थान पर जाके गिरते हैं, जमा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। तो हमें तीन सामान्य शब्द पता होने चाहिए कि मृदा का अपने स्थान पर, किसी चट्टान का, सेल का अपने स्थान पर टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। किसी क्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। जिस स्थान पर जाके वो कण जमा होते हैं, वो स्थान या वो क्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्रिया निक्षेपण कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा सभी ने? जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है। ये सेल के छोटे छोटे कणों के अंदर टूटनी शुरू हो गई। तो ये जो छोटे छोटे कणों के अंदर टूटने की क्रिया है, ये टूटने की क्रिया क्या कहलाएगी? अपक्षय कहलाएगी। अब मान लो ये हवा के साथ में, या जल के साथ में, या बर्फ के साथ में ये इस स्थान से हटने लग गई, उड़ने लग गई, या पानी के साथ चलने लग गई। तो ये जो क्रिया है यहां से जो स्थानांतरित हो रही है, जिस स्थान से स्थानांतरित हो रही है, जो कण स्थानांतरित हो रहे हैं, ये स्थान अपनी ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपर्दन कहलाएगी। अब ये कण यहां से उड़ के गए, वो अपर्दन है। और जिस स्थान पर ये जाके जमा हुए, इस स्थान पर ये जमा हो गए, ये क्रिया क्या कहलाई? ये क्रिया निक्षेपण कहलाई। बात समझ में आ गई होगी? अब इन तीन चीजों के अंदर दो चीजें ऐसी है कि वो पहली क्रिया के बिना हो ही नहीं सकती, है ना? पहली क्रिया कौन सी है? अपक्षय। चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना। जब तक अपक्षय नहीं होगा उससे पहले अपर्दन हो जाएगा क्या? जब कोई चट्टान टूटेगी नहीं तो वो उड़ेगी या पानी के साथ में चलेगी नहीं। जब जाएगी नहीं इस स्थान से तो आगे निक्षेपित कहां से होगी? तो इसलिए मृदा निर्माण का जो मूल तत्व है वो कौन सा तत्व है? अपक्षय तत्व है। यहां तक बात समझ में आई है सभी के? आपके, आप जो आगे बैठे दोनों मित्र, हाँ आपकी बात कर रहा हूं। समझ में आई है क्या बात? वापिस बतानी है या वापिस बताएं एक बार? अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण आया समझ में? ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप वापिस पूछ लेना। चलो आगे अपने बात करें। इसके बाद पेडोलॉजी। पेडोलॉजी पेडोलॉजी को बोलते हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान क्या है? पेडोलॉजी किसे कहते हैं? पेडोलॉजी तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। तो लिख देंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा के अध्ययन से क्या मतलब है कि किताब खोल के बैठ के मृदा का अध्ययन कर रहे हैं, पेडोलॉजी है? तो नहीं। विज्ञान की जो लैब है, वैज्ञानिकों के द्वारा मिट्टी के कणों पर शोध हो रहा है ना, भी इसमें इस तत्व की प्रधानता है, इसमें ये तत्व कम है, वो जो शाखा है वो क्या कहलाएगी? वो शाखा पेडोलॉजी कहलाएगी। आगे बात करें इसके बाद नोट लगा के आप लिखिए। अभी पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मृदा दिवस के संबंध में प्रश्न आया था। हम नोट करते हैं।
कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, पहला मृदा दिवस कब मनाया गया था, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया, कुछ बातें हैं वो नोट कर लेते हैं अपने। तो लिखिए 5 दिसंबर 2013 को, 5 दिसंबर नोट लगा के लिखना है, 5 दिसंबर 2013 को मृदा दिवस मनाने की घोषणा की गई। 5 दिसंबर 2013 को मृदा दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब घोषणा की गई? 5 दिसंबर 2013 को। जैसे आज कितनी तारीख है? 28 है क्या आज कोई विशेष है, कोई बात? जैसे मान लो कि हमें कोई तारीख अपने ले लो, जैसे 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती है। क्या गांधी जयंती है वो कब से मनाई जा रही है? कब से मनाई जा रही है गांधी जयंती? जब से गांधी जी का जन्म हुआ था तब से मनाई जा रही है। तो मृत्यु हुई, मृत्यु क्या 2 अक्टूबर को हुई थी उनकी? जन्म हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में, उनके देहांत के बाद में क्या है, उनको सम्मान देने के लिए उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? अपने गांधी जयंती के रूप में, या स्वस्थ भारत अभियान भी 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। तो अब देखो भी 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को मान लो कि हम गांधी जयंती मना रहे हैं, तो कभी किसी व्यक्ति ने कहा होगा कि हम आने वाली 2 तारीख से गांधी जयंती मनाएंगे? आज की तो होगी, आज तो तैयारी नहीं की। ऐसी बात यहां पे कि 5 दिसंबर 2013 को मृदा दिवस मनाने की घोषणा की गई कि आगे जो 5 दिसंबर आएगा ना, उसको हम क्या मनाएंगे? मृदा दिवस मनाएंगे। तो अगली बात नोट करनी है कि प्रथम मृदा दिवस यूएनओ, प्रथम मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014। प्रथम मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया। फिर लिखिए विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस, तो विश्व मृदा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस प्रश्न आ जाए कि विश्व मृदा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रथम मृदा दिवस कब मनाया गया था? 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। और अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष की अपने बात करें भी, जैसे अपने जिस चीज की आवश्यकता होती है ना, या जिस चीज में कमी हो रही है, उसके लिए क्या है, विश्व स्तर पर सम्मेलन होते हैं और उसके लिए एक विशेष साल घोषित कर देते हैं कि ये साल है वो अंतरराष्ट्रीय मृदा के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष है, अंतरराष्ट्रीय बाघ वर्ष है, इस प्रकार की क्या है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन वर्ष है, ताकि पूरे साल तक उस चीज के ऊपर फोकस किया जा सके, लोग उस चीज पे ध्यान दें, अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसमें वृद्धि की जाए, उसमें सुधार किया जाए। तो लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, या सीधा नोट कर देते हैं अपने मृदा वर्ष। कौन सा वर्ष रहा मृदा वर्ष? तो 2015 का, 2015 का जो वर्ष है उसे मृदा वर्ष के नाम से जाना जाता है, या मृदा वर्ष उसे घोषित किया गया था। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। अब तक जो हमने बात की है उसमें यही बात की है कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा बनती कैसी है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व या क्रिया कौन सी है, तो अपक्षय है। ये बातें हमने अभी तक पढ़ी है। अब हमें बात कर लेते हैं कि मृदा का जो संगठन होता है,
उस मृदा के संगठन में प्रमुख रूप से कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो लिखिए मृदा का संगठन, मृदा का संगठन। संगठन किसे कहते हैं? संगठन, संगठन। मिट्टी का नाम ही नहीं ले रहा मैं। जैसे मनुष्यों का संगठन होता है तो 4-5 मनुष्य एक साथ हो गए, भेड़ एक साथ आ गई तो भेड़ों का संगठन हो गया, कुत्ते एक साथ आ गए तो कुत्तों का संगठन हो गया, है ना, वही संगठन है। अब जैसे मान लो कोई 5-7 व्यक्ति मिलकर के एक पे हमला कर देते हैं, तो पुलिस पूछती है कि बताओ कौन कौन थे? उन कहते हैं कि सर वो 5-7 व्यक्ति एक साथ आए थे, समूह में आए थे, एक ने थप्पड़ मार दिया, एक ने लठ मार दिया, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बाद में पूछताछ करती है कि लठ किसने मारा था, थप्पड़ किसने मारा था। तो वैसी बात है कि मृदा के अंदर जो संगठन होता है उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? तो हम 1 नंबर पे नोट करते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ, खनिज बहुत सारे हो सकते हैं, कई प्रकार के खनिज है, एल्यूमिनियम है, सिलिका है, मैग्नीशियम है, और अपने लोहे ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड बोल देते हैं। खूब तत्व होते हैं, कहीं चूना मिलता है, कहीं जिप्सम मिलती है, सारे थोड़े थोड़े तत्व है, वो अलग अलग मात्रा के अंदर होते हैं। लेकिन जब औसत अपने बात करते हैं तब 40 से 50% तक जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन से तत्व पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ या खनिज तत्व पाए जाते हैं। 2 नंबर पे हम इसमें नोट करते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं ह्यूमस। जैसे मृदा के अंदर पेड़ पौधों की पत्तियां भी होती है, पशुओं का गोबर भी डाल देते हैं, डालते हैं ना। अब मान लो कि कोई पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर सबसे ज्यादा मृदा के अंदर क्या होगा? ह्यूमस होगा, क्योंकि पहाड़ों के अंदर पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरेगी और पत्तियां जमीन पे गिरेगी और किस में मिलेगी? मिट्टी में मिलेगी। तो उसे कार्बनिक यौगिक या ह्यूमस के नाम से अपने जानते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो 5 से 10% तक मृदा के अंदर पाई जाती है। ये प्रतिशत में याद करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इन तत्वों का ध्यान रखना है कि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, मृदा जल पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं कि नमी इसके अंदर पाई जाती है। नमी होती है क्या मृदा के अंदर? भी अगर मृदा के अंदर नमी होगी नहीं तो सीधी सी बात है कि कोई बीज है वो अंकुरित ही नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? या तो मृदा जल बोल देंगे या इसे हम बोल देते हैं मृदा नमी। फिर हम बात करें कि मृदा वायु, क्या मिट्टी के अंदर वायु पाई जाती है? तो मिट्टी के अंदर बिल्कुल वायु की जो मात्रा है वो पाई जाती है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और क्या होता है मिट्टी के अंदर? मिट्टी के अंदर आपने केंचुआ देखा होगा, छोटे छोटे बहुत सारे जीव होते हैं, वो मिट्टी के अंदर मौजूद रहते हैं। तो एक हम लिख सकते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। अगर ये जो हम तत्व पढ़ रहे हैं इनमें से एक भी अगर तत्व गायब हो जाए तो वो मृदा नहीं रहेगी, फिर वो एक उपजाऊ मृदा की श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव नहीं होंगे। सूक्ष्म जीव का काम क्या होता है? खेत के अंदर जो भी कचरा होता है, जो भी ह्यूमस होता है ना, उसको खा करके छोटी छोटी खाद बनाने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। अब सूक्ष्म जीव खत्म हो गया, खेत के अंदर मान लो कि हमने पत्ते डाल दिए या गोबर डाल दिया, है ना, अब उसको सूक्ष्म जीव खाएगा ही नहीं, तो उसकी दीमक बन जाएगी और दीमक फसल को क्या कर देगी? खराब कर देगी। तो फिर वो मृदा क्या काम की रही? अगर मान लो कि उसके अंदर नमी नहीं है तो पौधा अंकुरित ही नहीं होगा, फसल उगेगी नहीं, फिर वो मृदा क्या काम की रही? ह्यूमस नहीं है तो उसकी उर्वरक क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी, फसलों का उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये सारे जो तत्व है, 4-5 तत्व है, ये हमें याद रखने हैं। इन्हीं से मिलकर के मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे बात करते हैं मृदा की प्रकृति। मृदा की प्रकृति,
मृदा की प्रकृति। प्रकृति आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे मानव का व्यवहार होता है वैसे ही मृदा का भी क्या होता है, अपना व्यवहार होता है। अब कुछ लोग होते हैं वो क्लास में चुप रहते हैं, घर पे जाके जोर जोर से बोलते हैं, छोटे भाई बहनों को पीट भी देते हैं, तो उनका अलग व्यवहार है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो घर पे चुपचाप रहते हैं, यहां पे आके बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो सारे दिन पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं है। अलग अलग प्रकार के है ना। क्या एक ही प्रकार के अपने प्रकृति के व्यक्ति है? सारे अलग अलग प्रकृति के हैं। वैसे भी मृदा की भी क्या है, अलग अलग प्रकृति है। कितनी प्रकृति में बांट सकते हैं सामान्य रूप से? तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं मृदा को। मृदा की प्रकृति 3 प्रकार की प्रमुख प्रकृति है। 3 प्रकार। किस आधार पे मापी जाती है? तो पीएच मापक्रम के आधार पर इसका मापन किया जाता है। पीएच मापक्रम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जमीन के अंदर, भूमि के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, इसे पीएच मापक्रम के नाम से अपने जानते हैं। पीएच मापक्रम का जो पैमाना होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर के कितने तक होता है? 14 तक होता है। 0 से लेकर के 14 तक ये पैमाना होता है। इसमें अगर पीएच का मान 7 से कम है, अगर पीएच का मान 7 से क्या है, कम है, तो वो किस प्रकार की मृदा है? ये अम्लीय प्रकृति की मृदा होगी। अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो ये किस प्रकार की मृदा होगी? क्षारीय मृदा होगी। और अगर पीएच का मान, जिस मृदा के पीएच का मान 7 है, तो ये कौन सी मृदा है? उदासीन मृदा है। तो इस प्रकार से मृदा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्रकृति के आधार पर 3 भागों में मृदा को बांटा जा सकता है। तो इसे बना लो, फिर हमें कुछ बातें हैं वो नोट कर लेते हैं। जैसे मृदा अम्लीय हो जाए, अम्लीय का मतलब हो गया कि पीएच का मान क्या है? 7 से कम हो गया। अगर पीएच का मान 7 से कम हो गया तो उसमें हम क्या ऐसा तत्व डालें कि उसके पीएच का मान 7 के आसपास पहुंच जाए, है ना भी। अगर नॉर्मल सी बात है कि इसमें से खेती कौन सी मृदा के अंदर होती है, तो उदासीन जो मृदा है, इस उदासीन मृदा के अंदर खेती होती है। अब अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें हम कुछ ऐसे तत्व डालें, कुछ क्षारीय तत्व डाल दें कि उसके पीएच का मान 7 के आसपास चला जाए, तो वो सामान्य मृदा, उदासीन मृदा हो जाएगी और उसमें खेती है, फसलें वो आसानी से हो जाएगी। तो हम नोट करते हैं कि इसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। अगर मृदा अम्लीय है तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हमें चूने का प्रयोग करेंगे। चूने का प्रयोग करके इस मृदा को सुधारा जा सकता है और उसमें खेती की जा सकती है। उदासीन, अब जो सूक्ष्म जीव है जैसे केंचुआ है या कोई और छोटे जीव है, वो कौन सी मृदा में पाए जाते हैं? उदासीन मृदा के अंदर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की प्रधानता कौन सी मृदा में रहती है? उदासीन मृदा में। सूक्ष्म जीवों की प्रधानता और सबसे उपजाऊ मृदा, सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी मृदा है? तो उदासीन मृदा, जिसके पीएच का मान हम कह सकते हैं 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है ना, वो मृदा सबसे ज्यादा खेती के लायक होती है, उदासीन मृदा जिसे बोलते हैं। और उसके बाद में अपने बात करें क्षारीय मृदा। अगर मिट्टी के अंदर लवण बढ़ गए हैं या क्षारीय तत्व बढ़ गए हैं तो उसमें हम क्या उपयोग कर सकते हैं? हम इसमें
या तो हम इसमें उपयोग करेंगे गोबर की खाद का, गोबर की खाद का उपयोग करेंगे, या हम किसका उपयोग करेंगे, इसमें जिप्सम का उपयोग करेंगे। जिप्सम और गोबर की खाद का उपयोग करेंगे तो एक बात वही है कि नमक, जिस मिट्टी के अंदर नमक ज्यादा है उसके अंदर हमें गोबर डालेंगे तो गोबर क्या करेगा, उस नमक को कुछ मात्रा तक खा जाएगा, उसको कम कर देगा, और उसकी प्रकृति है वो ज्यादा क्षारीय से किस ओर आ जाएगी, अम्लीय की ओर, और अपने अम्लीय की ओर आएगी, यानी कि वो अम्लीय प्रकृति की ओर झुकेगी। जैसे अम्लीय प्रकृति की ओर झुकेगी क्षारीयता कम होगी, पीएच का मान 7 के पास आएगा, और जैसे ही 7 के पास आएगा भूमि वो उदासीन हो जाएगी मृदा, और उदासीन मृदा के अंदर खेती है वो आसानी से हो सकती है। अब लिखिए, राजस्थान में उपजाऊ मृदा का पीएच मान, राजस्थान में उपजाऊ मृदा का पीएच मान, भी राजस्थान के अंदर जो मृदा है, हम कौन सी मृदा को उपजाऊ मृदा की श्रेणी में शामिल करते हैं, तो 6 पीएच का मान 6 से लेकर के, और 6 से लेकर के 7.5 तक है, उस मृदा को हम किस में शामिल करते हैं, हम उपजाऊ मृदा में उसे शामिल करते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये लाइन याद करनी है अच्छी प्रकार से कि राजस्थान में उपजाऊ मृदा का पीएच मान कितना है, या कौन सी मृदा को हम उपजाऊ में शामिल करते हैं, तो जिस मृदा के पीएच का मान 6 से लेकर के 7.5 के बीच में है उसे हमें उपजाऊ मृदा की श्रेणी में शामिल करते हैं। हाँ जी, क्या चीज है, अलग अलग होते हैं, एक कैसे होते हैं, साइंस में जाके सूत्र देखना दोनों के, है ना। सुनना होता है, जो सुनना होता है जिप्सम होती है, वो जिप्सम होती है, ठीक है। सूत्र देखना, सूत्र से ही पता लगेगा कि जिप्सम कौन सी है और चूना कौन सा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है उसका सूत्र देखना, और जिप्सम है उसका सूत्र देखना। एक होता तो दोनों चीजें हम एक ही साथ लिख देते कि इधर भी चूने का प्रयोग होता है, उधर भी चूने का प्रयोग होता है, दोनों जगह अगर चूने का प्रयोग होता तो फिर अम्लीय और क्षारीय में अंतर क्या होता, अंतर तो है, और अंतर थोड़ा नहीं, अंतर बहुत है। देखने में हो सकता है एक जैसे अपने को लगते हैं, लेकिन उनकी जो प्रकृति है ना कार्य करने की, वो अलग अलग है, ये अंतर है इनके अंदर। बाकी इनको ज्यादा कोई जिप्सम और चूने को तो कोई साइंस वाला बता सकता है इसमें क्या होता है, अपने तो बड़ा बड़ा बता सकते हैं कि खनिज है, ये यहाँ पाए जाते हैं, बाकी देख लेंगे, बाकी होते बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग प्रकृति के खनिज है दोनों। मृदा की विशेषता, मृदा की विशेषता अगली हेडिंग लगाते हैं हम। यहां तक कोई बात पूछनी है, वापिस रिपीट करनी है कोई बात, तो लिखो मृदा की विशेषता। मृदा की क्या विशेषता हो सकती है भाई, मृदा की विशेषता, सबसे पहली विशेषता लिखिए, हम 2-3 विशेषताएं पढ़ लेते हैं। मृदा प्राकृतिक तत्वों का, प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। मृदा प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। प्राकृतिक तत्वों का मतलब हो गया कि उसमें जल भी पाया जाता है, उसमें वायु भी पाई जाती है, उसमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें ह्यूमस पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह वगैरह, गोबर की खाद, जो भी तत्व है वो सारे के सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। कई तत्वों से मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। मृदा अपक्षय तथा अपक्षरण का परिणाम है। मृदा अपक्षय तथा अपक्षरण का परिणाम है।
तीसरी बात हम इसमें नोट करेंगे, मृदा गतिशील एवं विकासोन्मुखी होती है। मृदा गतिशील एवं विकासोन्मुखी होती है। क्या मतलब हो गया इसका? एक जगह पर स्थित नहीं रहती, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता ही रहता है। क्योंकि हम खेत को जोतते हैं तब भी मिट्टी में परिवर्तन होता है, जब उसमें पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, तब भी मिट्टी थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। अगर मान लो कि मिट्टी एक ही जगह फिक्स हो गई तो फिर तो वो संगठित हो गई, फिर उसमें फसलें थोड़ी होगी। हाँ, दूसरी विकासोन्मुखी है, विकास होता रहता है मृदा का। किस ओर होता है उसका पता नहीं है। उपजाऊ भी हो सकती है, अगर ज्यादा उसका इस्तेमाल कर लिया तो बंजर भी हो सकती है। अगर बंजर हो रही है तो नकारात्मक विकास हो रहा है, और अगर उसमें सुधार हो रहा है तो सकारात्मक विकास हो रहा है। विकास तो हो ही रहा है, किसी और हो। तो ये इसकी क्या होगी, प्रमुख 3-4 विशेषताएं जो हमें ध्यान में रखनी है, मृदा की प्रमुख विशेषता। अब लिखते हैं हमें मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार। मृदा के बहुत सारे प्रकार हैं, अनेक आधारों पे मृदा का वर्गीकरण मिलता है, जिसमें से 2-3 प्रमुख है, उनकी हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें मृदा के प्रकार करते हैं रचना विधि के आधार पर। रचना विधि के आधार पर मृदा के प्रकार। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। पहला प्रकार स्थानीय मृदा। स्थानीय मृदा कौन सी मृदा होती है? स्थानीय मृदा जैसे एक स्थान पे कैसे, टिब्बा तो हमेशा ध्यान रखना, टिब्बा गतिशील होता है, टिब्बा विस्थापित मृदा में आता है। जो रेत के दौरे हैं वो स्थापित मृदा का उदाहरण है। और कोई उदाहरण? काली मृदा। काली मृदा जैसे हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, तो वो हाड़ौती के पठार में ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, है ना, क्योंकि उसका निर्माण उसी स्थान पे हुआ था, उसी पठार के कण टूटने से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो हम लिख देते हैं वह मृदा जो अपने मूल स्थान पर रहती है। वह मृदा जो अपने मूल स्थान पर रहती है। कौन सी मृदा कहलाती है? स्थानीय मृदा कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं काली मृदा। काली मृदा स्थानीय मृदा का उदाहरण है। दूसरी मृदा कौन सी है? विस्थापित मृदा। तो लिखिए विस्थापित मृदा। इतनी टफ तो नहीं है मृदा, सारी बातें हैं वो समझने की है, और एक बार समझ में आ गई तो उसे ज्यादा याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। मेन काम है वो समझने पे चलेगा। इसमें आगे जब हम प्रकार पढ़ेंगे कुछ अलग अलग, उनमें कुछ बातें याद करनी पड़ेगी। विस्थापित मृदा। विस्थापित मृदा जैसे उदाहरण के रूप में हमने समझ लेते हैं कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ से नदियों का उद्गम होता है, और नदी जब आती है इन पहाड़ों से बहुत तेज बहाव के साथ में आगे बढ़ती है। जब तेज बहाव के साथ जब नदी आगे बढ़ती है तो वो बड़ी मात्रा के अंदर अपरदन करती है, चट्टानों को काट के अपने साथ लेकर के आती है, और वो चट्टान इसके साथ में चलती चलती क्या है, छोटे छोटे कणों में बट जाती है, और मैदानी भाग में जब ये नदी जाती है तो इन कणों का क्या कर देती है, जमाव कर देती है, और इससे जो मृदा का निर्माण होता है वो कौन सी मृदा बन गई? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा?
जलोढ़ मृदा। जल के साथ आने वाले कणों से निर्मित मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। आई कहां से है? पहाड़ों से, पर्वतों से आई है। और जमाव कहां हुआ है? मैदानों में जमा हुआ है। तो इसका विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ? ये चल के आई है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो ये किस प्रकार की मृदा है? विस्थापित मृदा है। मान लो कि ये एक रेत का दौरा है। इस रेत के दौरे से जब आंधी चली तब कुछ मिट्टी उड़ करके इस स्थान पर जमा होगी आगे। ये स्थानांतरण किसके द्वारा हुआ? हवा के द्वारा या पवन के द्वारा हुआ। तो ये भी किस प्रकार की मृदा का उदाहरण है? ये भी एक प्रकार से विस्थापित मृदा का उदाहरण है। ऐसे ही हिमालय के अंदर क्या है? बर्फ पाई जाती है और बर्फ के द्वारा भी मिट्टी का क्या हो जाता है? बर्फ जब आगे चलती है तो अपने साथ चट्टानों को काटते हुए छोटे छोटे बारीक कणों को लेकर चलती है और बाद में जब बर्फ नीचे पहाड़ों पर आती है नीचे की ओर, तब बर्फ पिघल जाती है और पिघलने से क्या बन जाता है? बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, जल बनेगा। और जल के साथ में वो मिट्टी आकर के इन पहाड़ियों की जो बीच की घाटियां होती हैं इन घाटियों में जमा हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का एक उदाहरण है करेवा, जो कश्मीर में पाई जाती है। जाफरान केसर होती है इसके अंदर। तो यह भी किस प्रकार की मिट्टी का उदाहरण है? यह भी एक विस्थापित मिट्टी का उदाहरण है। तो विस्थापित मृदा में हम लिख लेते हैं, लिखिए नदी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी है ये। इसमें विस्थापित, ये नोट कर लिया ना, विस्थापित मृदा लिखिए। अब राजस्थान के अंदर हिम तो है नहीं, दो ही चीजें काम करती है, या तो पवन काम करती है या जल काम करता है। तो लिखते हैं पवनों तथा जल के द्वारा, पवनों तथा क्या लिखा है? हेडिंग क्या लगाई है? तो नदी लिख दो, एक ही बात है। नदी तथा पवनों के द्वारा, नदी में पानी तो है, एक ही बात है। पवनों तथा जल के द्वारा या नदी व पवनों के द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, यह विस्थापित मृदा कहलाती है। यह विस्थापित मृदा कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं मरुस्थलीय मृदा पवन के द्वारा और जलोढ़ मृदा नदी के द्वारा। यह विस्थापित मृदा के हमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नोट कर लिया सभी ने? अगला वर्गीकरण पढ़ते हैं, रंग, उपजाऊपन तथा गठन के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण करते हैं, रंग, उपजाऊपन तथा गठन के आधार पर वर्गीकरण।
इस आधार पे हमें बड़ा बड़ा मिट्टियों को 10 भागों में बांट सकते हैं, 10 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं 10 भाग? तो हम 1 नंबर पे सबसे पहले जो मृदा पढ़ेंगे वो मृदा पढ़ लेते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के कुछ उपनाम हैं, जैसे इसे बोलते हैं कछारी मृदा, डेल्टाई मृदा, कांप मृदा, जलोढ़ मृदा के उपनाम कछारी मृदा, डेल्टाई मृदा, कांप मृदा और दोमट मृदा। दोमट मृदा निर्माण, नदियों द्वारा लाई गई कांप से या जलोढ़कों से इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ से जब नदी निकलती है तब पानी की स्पीड तेज होती है, और जैसे ये मैदान में प्रवेश करती है पानी के बहने की स्पीड कम हो जाती है। जब पानी की स्पीड तेज होती है तो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी बड़ी मात्रा के अंदर अपने साथ प्रवाहित करती है, और जैसे ही वो मैदान के अंदर प्रवेश करती है पानी की स्पीड कम हो जाती है। पानी की स्पीड जैसे ही कम होती है वो अपने अंदर जो मिट्टी या कंकड़ पत्थर होते हैं उनको बहाने में भी असक्षम हो जाती है। इसलिए इस मैदानी क्षेत्र के अंदर ये अपने साथ लाई गई मिट्टी का क्या कर देती है? जमाव कर देती है। तो इस प्रकार नदी के द्वारा जिस मृदा का निर्माण होता है इस क्षेत्र में वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। यहां तक आ गई होगी बात समझ में? समझना क्या है, आपने देखा ही है भी गग्गर नदी के अंदर उपजाऊ जो मिट्टी पाई जाती है, आसपास में गग्गर नदी का जो बेल्ट है उसे अपनी नाली बोलते हैं, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदी के द्वारा लाई जाती है, हिमालय से वो मिट्टी लाई जाती है, विस्थापित प्रकार की मृदा है। अब राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी कहां पाई जाती है? राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में विस्तार। तो राजस्थान में अगर विस्तार की बात करें तो प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा प्रदेश आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश इसके अंदर शामिल होगा। या हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां नदियों की संख्या ज्यादा होगी वहां इस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाएगी। नदियों की संख्या अधिक है तो इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो जिले तो 70 है। कौन कौन से जिले लिखे? तो जिले हम जहां जहां नदियां हैं वो सारे जिले लिखने पड़ेंगे अपने को। जैसे प्रमुख रूप से हम लिखें तो जैसे अलवर है, डींग है, भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, बूंदी का जो मैदान है ना ये, या फिर दक्षिण में जाएं तो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, सलुम्बर का कुछ क्षेत्र लगता है वो है, डूंगरपुर है, ये सारा का सारा क्षेत्र इसमें आएगा। फिर उत्तर की ओर आएंगे तो उत्तर के अंदर गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और अनूपगढ़ है। इन क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जहां नदियां पाई जाएगी वहां इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो लिख लेते हैं प्रमुख जिले। प्रमुख जिले अलवर, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, जयपुर ग्रामीण, डींग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर,
टोंक, कोटा का मैदानी क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का नदी तटवर्ती क्षेत्र। इनमें तो प्रमुख रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। अब इनके अलावा अपने बात करें, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर का कुछ क्षेत्र है, वहां जलोढ़ मिट्टी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां पर्वतों के अपर्दन से क्या है, उस जलोढ़ मिट्टी के अंदर लाल मिट्टी मिक्स हो गई है, इसलिए उसे लाल लोमी मिट्टी के नाम से जानते हैं, है ना। तो कई बार अब देखो प्रश्न किस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। इस प्रकार से जैसे प्रश्न आए, हम एक प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के ऑप्शन के आधार पे फिर थोड़ा सा उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर लेते हैं कि प्रश्न आएगा तो किस प्रकार से यहां से प्रश्न है वो आ सकता है। जैसे क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती। एक मैंने लिख दिया अलवर, एक लिख दिया मैंने भरतपुर, एक मैंने लिख दिया कोटा और एक मैंने लिख दिया डूंगरपुर। एक तो ये चार ऑप्शन है इस प्रश्न के। दूसरे इसके ऑप्शन है डूंगरपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जैसलमेर। तीसरा मैं इसका ऑप्शन बना देता हूं गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, बांसवाड़ा। एक ही प्रश्न है और तीन जगह आपके सामने ऑप्शन है उत्तर बताने, और तीनों के उत्तर अलग अलग आएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर डूंगरपुर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर जैसलमेर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बांसवाड़ा होगा। इस प्रकार से जब ऑप्शन आएंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि इसका उत्तर हमें क्या करना है। जैसे ऑप्शन आएंगे उसी के अकॉर्डिंग मान लो कि इसमें हमने जैसे कोटा है, कोटा को काट के मैं जैसलमेर लिख दूं तो उत्तर जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर को काट के मैं फलोदी लिख दूं तो उत्तर फलोदी हो जाएगा। अगर इसके अंदर मैं और नहीं तो और मैं ब्यावर लिख दूं तो उत्तर ब्यावर हो जाएगा। सिरोही लिख दूं तो उत्तर सिरोही हो जाएगा, क्योंकि सिरोही के अंदर तो पर्वतीय मृदा है, जलोढ़ मृदा नहीं है। तो इस प्रकार से डिपेंड करेगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर हमें क्या मानना है। आई होगी कुछ बात समझ में? अब लिख दीजिए आप जलोढ़ मृदा की विशेषता। जलोढ़ मृदा की विशेषता। पहली विशेषता लिखिए, सर्वाधिक उपजाऊ व विकसित मृदा। पहली विशेषता लिखिए, सर्वाधिक उपजाऊ व विकसित मृदा। सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन इस मृदा में होता है। हर साल नई मिट्टी का जमा होता है नदी के साथ में। तो सबसे ज्यादा कौन सी विकसित मृदा है? जलोढ़ मृदा है। लिख सकते हैं गहन कृषि का क्षेत्र। गहन कृषि का क्षेत्र। गहन कृषि का मतलब हो गया कि भूमि का कोई भी भाग है वो खाली नहीं छोड़ा जाता। गहन कृषि का
क्षेत्र। अब देखो जहां जहां जलोढ़ मृदा है वहां चावल है, गेहूं है, या जिनमें जैसे गन्ना है, उन फसलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जनसंख्या भी उसी क्षेत्र में ज्यादा रहेगी जहां जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। अगली विशेषता लिखते हैं, 3 नंबर पे लिखिए, नाइट्रोजन की अधिकता। नाइट्रोजन की अधिकता व नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र, या आप सीधा ऐसे लिख दीजिए, स्थिरीकरण तीव्र। नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा लंबे समय तक बना करके रख सकती है जलोढ़ मृदा अपने अंदर। और एक विशेषता आप लिख दीजिए, चूना, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी। चूना, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी। बार बार इसमें नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर एक बार डाल दिया तो लंबे समय तक नाइट्रोजन की मात्रा अपने अंदर क्या, जिप्सम होगा कि नहीं होगा, जिप्सम में कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जिप्सम होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। क्योंकि हिसाब से ज्यादा अगर जिप्सम होगा तो भी फसलें अपने उसमें फसलें नहीं होगी, हिसाब से ज्यादा अगर किसी मृदा के अंदर चूना होगा तो भी उसके अंदर फसलें नहीं होगी। एक सीमित मात्रा के अंदर जितनी आवश्यकता होती है ना, उतनी ही मात्रा के अंदर तत्व पाए जाते हैं। इस पे अपने लास्ट में बात करेंगे चूने और जिप्सम के ऊपर, जब अपने ये सेम वाली समस्या पढ़ेंगे ना।